हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने अपनी प्रीवियस क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एटम क्या होता है। मेनली क्या पढ़ते हो 10th क्लास में कि एटम क्या होता है, स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। जिसके बीच में क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, बट ये मॉडल यहाँ तक पहुंचे कैसे। इससे पहुंचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज की। उन्होंने क्या किया, जो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने जो प्रीवियस जो यूनिट थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जो मैटर है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, मैटर जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, एटम है, ठीक है। जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और जो एटम होता है वो क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी उसको ना तो ब्रेक किया जा सकता, ठीक है, ना ही उसे किसी और पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता। ये कौन कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी कहते हैं कि जो सेम एलिमेंट है उनके उसके सारे एटम्स जो क्या होंगे वो सेम होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी, यानी शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है। ये उसके बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट क्या किया डाल्टन ने, एक बार अपनी थ्योरी दे दी, उसके बाद उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया एटम की स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। उसने ये तो बोल दिया कि एटम जो मान लो कुछ भी है, ये स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक हो गया एक तरह से, ठीक है। इसने क्या कहा कि मैटर जो एटम में मिलकर के बना हुआ है, इस फॉर्म में लगा लो, स्फीयर के फॉर्म में लगा लो, ठीक है। बट उसने क्या किया, इसके बाद इसके अंदर के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया, ठीक है। इसलिए क्या था, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है यहाँ पे क्या हो जाती है, वो बहुत सारे हमने पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं 20th सेंचुरी के अंदर। ये तो 19th सेंचुरी के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जैसे कि जे थॉमसन हो गया, गोल्डस्टीन हो गया, रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है, बोर, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपनी बहुत सारी रिसर्च की एटम के ऊपर और अपने अपने मॉडल दिए, ठीक है। मॉडल का मतलब है कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि एटम ऐसा हो सकता है, एक साइंटिस्ट ने कहा कि एटम ऐसा हो सकता है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए। तो उन्होंने क्या कहा, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, वो अलग अलग मॉडल देते हैं। जैसे जे थॉमसन जी आए, उन्होंने क्या किया, एक नेम दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्च किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, जे थॉमसन के बाद क्या हुआ, कि प्रोटॉन देना था। गोल्डस्टीन ने क्या कहा, प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसके बाद चैडविक ने निकाला कि न्यूट्रॉन होता है। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्फेरिकल शेप में होता है, जिसमें बीच में न्यूक्लियस होती है, और उसके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और ठीक है, और जिसके चारों तरफ जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मॉडल दिया गया था, ठीक है। इस मॉडल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, उसके बाद प्रोटॉन को, ठीक है। उसके बाद ये मॉडल किसने दिया, आया जो मॉडल्स आए, ठीक है, जो मॉडल्स आए वो सब स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर। और उन सब मॉडल्स की क्या क्या फेलियर्स थे, मतलब कि फेलियर मतलब कि एक मॉडल दिया, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तो उस कमियों को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी, उनको रिमूव करने के लिए नई थ्योरी आई। हमने क्या नाम दिया था उसको, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था। बट क्या है कि जैसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या आती है, तो अल्टीमेट थ्योरी थी, ठीक है। सारे मॉडल्स को स्टडी करने के बाद की थ्योरी थी, जिसको हमने क्या नाम दिया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इस तरह से हर मॉडल की अपनी अपनी लिमिटेशंस थी, वो सब हम इसमें स्टडी। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमें पता है कि गैस क्या आती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हमें पता है कि गैस क्या, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती होती तो क्या था, तो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होती, बहुत ही डेंजरस हो जाती ना। तो इसलिए कहते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, गैस क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते तो गैस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। विलियम क्रुक ने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके गैस की
1879 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ले ली, ठीक है। उसके बाद उसके दोनों साइड क्या किए, जैसे कि इस डायग्राम में है, एक ग्लास ट्यूब ले ली, इस पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके ऊपर क्या कर दिया, बैटरी से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी। और एक क्या ले लिया, जो गैस ट्यूब ली थी, ग्लास ट्यूब ली थी इसके अंदर, इसने इसके अंदर गैस फिल कर दी और यहाँ पर क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। इसे क्या करता है, इसको प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा वहां पर, यानी प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। और जब प्रेशर कम हो गया अप्रोक्स 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर के अप्रोक्स, तो उसके बाद क्या कर दिया, उसके अंदर हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई कर दी। जब हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई करेंगे और लो प्रेशर पर, ठीक है। ये तो अरेंजमेंट हो गया कि यहाँ पर ग्लास ट्यूब है, यहाँ वैक्यूम पंप लगा हुआ है, कैथोड है, एनोड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और बैटरी, ठीक है। विलियम क्रूक्स इन 1879 परफॉर्म अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी एंड द गैस एट वेरी लो प्रेशर वाज फिल्ड इन द डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, तो क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि गैस क्या हो जाती है, कंडक्टर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी का एट लो टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे ट्यूब के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जब क्या करेंगे, हम इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो गैस है कि पार्टिकल्स के है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और जो पार्टिकल्स मूव करेंगे ट्यूब के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो ये कहाँ से मूव कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं, तो इसलिए इनको कैथोड रे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज चेक बाय मेकिंग। अब हमें कैसे चेक करेंगे कि जो ये पार्टिकल्स हैं कैथोड से आ रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, दिखाई तो देंगे जो गैस पार्टिकल्स हैं, तो क्या कैसे चेक करेंगे कि जो करंट है फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। एनोड के अंदर क्या कर देंगे, होल कर देंगे, और जो उसके पीछे की ट्यूब है उसको क्या कर देंगे, फोस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से कोट कर देंगे, यानी उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड की, ठीक है। When these rays strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed, which proves that रेज आर कमिंग आउट ऑफ द कैथोड, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हम क्या कह रहे हैं कि जो कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, पार्टिकल्स जो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहाँ पर मूव करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या पता कि इससे इधर ही मूव कर रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली जज करने के लिए क्या किया हमने, क्या किया, जो एनोड है उसके अंदर होल्स कर लिए, ठीक है, इसके अंदर होल्स कर लिए। उसके बाद और जो ये पीछे, इसके पीछे का एरिया है ट्यूब का, इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर जेडनेस कोटिंग कर दी। जेडनेस कोटिंग क्या है, जिंक सल्फाइड कोटिंग। जिंक सल्फाइड क्या है, फोस्फोरेसेंट मटेरियल है। फोस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो क्या करता है, वहां पर ब्राइटनेस यानी कि स्पॉट शो करता है। जैसे इसके ऊपर रेज फॉल करेंगी तो ये क्या करेगा, ब्राइट स्पॉट शो करेगा। अगर यहाँ पर फॉल कर रही है तो यहाँ पर फॉल कर रही है तो यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर क्या कर रही है, ब्राइटनेस आ रही है, तो यानी कि जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टीज क्या क्या है कैथोड रेज की, प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एज दे कास्ट शैडो ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्लेस इन देयर पाथ, ठीक है, कि जो कैथोड रेज है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। हमें ये तो पता चल गया कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब क्या है, जब भी कोई लाइट जब फॉल करती है, ये उसके बीच में हम कुछ रख दे अगर सॉलिड पार्टिकल, तो क्या करती है, वो शेडो बनाती है। शेडो कहाँ बनाएगी, अगर इधर से लाइट फॉल कर रही है और यहाँ पे हमने, जैसे कि आप देखो वहां से लाइट आ रही है और मैं यहाँ पेन रख दूं तो यहाँ शेडो बन रही है इसकी, ठीक है, ठीक है। जिससे जैसे लाइट ऐसे ऊपर से फॉल कर रही है तो इसलिए शेडो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या करेगा, यहाँ पर इसकी शेडो बना लेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल एज दे रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है क्योंकि वो जब उनके बीच में व्हील को रखते हैं तो ये करते हैं, उसको रोटेट कर देती है, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल से मतलब क्या है कि व्हील रख दिया हमने, फ्रीली मूविंग व्हील रख दिया कि जिससे थोड़ी सी भी पार्टिकल्स
पार्टिकल्स क्या होगी, जब सॉलिड चीज से टकराएगी तो क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जब यहाँ से कुछ ना कुछ पास कर रहा है, वे जो वेव पास कर रही है, कैथोड रेज पास कर रही है, तो वे क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज जो है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि कैथोड रेज किससे बनी हुई है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब उसके हमने क्या किया, ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारी, इसके ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव प्लेट रख दी, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट रख दी, तो जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि लाइक रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव रेज थी, नेगेटिव रेज चार्ज पार्टिकल थे, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो क्या हो गए, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दीज रेज आर मेड टू स्ट्राइक ऑन मेटल फॉइल दे गेट हीटेड। ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट मतलब है कि जब भी जिस भी पार्टिकल पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो उसको क्या करती है, हीट कर देती है, यानी उसको पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। ये क्या करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज क्या करती हैं, गैस को आयनाइज करती है जिसमें से उसको पास किया जाता है। The properties of cathode ray show that they consist of material particles which are negatively charged. These particles which constitute the cathode rays are called electron. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है कैथोड रे की, वो क्या शो करती है कि जो मेटीरियल पार्टिकल है वो किससे बना हुआ है, जो कैथोड रेज है वो मेटीरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है और उनका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इन पार्टिकल को क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैथोड रे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे कि हमने क्या किया, कैथोड से और एनोड के ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो बीच में गैस पार्टिकल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब वो बीच के गैस पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या करते हैं, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन बेसिकली क्या होगा कि जो बीच में गैस पार्टिकल्स पड़े हैं, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनसे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनसे भी क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं और उससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और ये क्या करते हैं, ओरिजिन हो जाता है एक तरह से। ओरिजिन क्या हो गया, बेसिकली जो ट्यूब है उसके अंदर जो हमने गैस फिल की हुई है वहां से वो क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं और मूव कहां से करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए 1897 में जे थॉमसन ने इसको कैलकुलेट किया था, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया था। उसने एक CRT मतलब एक कैथोड रे ट्यूब ले ली, ठीक है, जो भी हमने ली थी, उसके ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, दोनों क्या कर दिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि कैथोड रे ट्यूब है, वहां से जो कैथोड वो है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की है यानी कैथोड रेज है वो ऐसे मूव कर रही हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इसी के परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, क्या लगा देगी, जैसे कि अगर ऐसे मूव कर रही है हमारी रेज, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और ऐसे जो हम क्या कर देंगे इसके ऊपर, ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, हो गए ना तीनों परपेंडिकुलर, ठीक है। एज वेल एज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ के भी परपेंडिकुलर हो गए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, जो थॉमसन क्या कहते हैं कि जो जितना डेविएशन होगा पार्टिकल का, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है मूव कर रही है उसका क्या होगा, पाथ डेविएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, कितना डिफ्लेक्ट होंगे वो किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऑन द पार्टिकल, greater the magnitude of charge greater is the interaction with electric field and magnetic field, so greater is the deflection, जितना ज्यादा चार्ज होगा पार्टिकल के ऊपर उतनी ज्यादा क्या होगा उसकी डिफ्लेक्शन होगी। सेकंड क्या, मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन,
सेकंड क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। जितना लाइट पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो बात क्लियर है बिल्कुल, जितना कम मास है उतनी ज्यादा क्या डिफ्लेक्शन है। कम मास की चीज को ज्यादा जल्दी से डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर द स्ट्रेंथ मोर द डिफ्लेक्शन, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। जितनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। इसका जो डायग्राम है वो ऐसा होता है, ये 3D डायग्राम मतलब ऐसे 2D में बना हुआ है कि ये क्या होगी, कैथोड रे ट्यूब होगी। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, वोल्टेज लगाई हुई है। जो कैथोड रेज है वो यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है कैथोड रेज के लिए लगाई है, ठीक है। ये मूव कर रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगा दी प्लेट्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा दी। ये क्या परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको, यहाँ से देख लो, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो मैग्नेट्स लगा दिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगा हुआ, तो क्या होगा, जो ये रेज है ये सीधी चली जाएगी बी पर। हमें कहां पर मिलेगी, बी पर मिलेगी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये कहाँ मूव कर जाए, हमें ए पर मिलती है। ए पर कहाँ, किस वजह से मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलती है। अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो हमें कहाँ मिलती है, सी पर मिलती है। सी पर मिलती है ड्यू टू ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ए पर मिलती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी पर मिलती है ना तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ, ना ही हमने क्या लगाया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ। अब हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे की तरफ मूव कर रही है। मान लो हमने पहले मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, हमें रे ऊपर की तरफ मिलने लगी, ठीक है। अब हमें यहाँ मिल रही है, जब हमारी यहाँ मिल रही थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर नीचे की तरफ जा रही थी। और हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इस तरह से बैलेंस कर देते हैं कि दोनों के एप्लीकेशन के बाद हमें जो रे है वो कहाँ मिले, यहाँ मिले, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हमें रे है वो यहाँ मिले, बी पर ही मिले, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और उसके बाद उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, उसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि जो हमें रे कहाँ मिल रही है, बी पर मिल रही है, ठीक है। अब एक बार इसकी रीडिंग ले लेते कि या अगर आपको लिखना कैसे है। When no electric field or magnetic field is applied, the cathode ray hit the screen at point B, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि कोई जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें कैथोड रे कहाँ मिलती है, बी पर मिलती है। When only electric field is applied, the electrons deviate and hit the screen at point A, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यानी कैथोड रे वो डेविएट कर जाती है और हिट करती है पॉइंट E पर। Similarly, when only magnetic field is applied, they strike at the point C, ठीक है। The electric field and magnetic field are adjusted in such a way that their mutual deflection cancel out the path of the electron beam remains undeflected. It strikes the screen at B. By carrying out the accurate measurement of electric field and magnetic field, Thomson was able to calculate value of E by M, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, वही कहा है कि हमने दोनों को ऐसे बैलेंस किया कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, यानी एक ऊपर लेकर के जा रहा है तो एक नीचे लेकर के जाए, या फिर एक नीचे लेकर के जा रहा है तो क्या करे, एक ऊपर लेकर के जाए, ठीक है। दोनों में क्या किया, और इन दोनों के एक्यूरेट मेजरमेंट से क्या कर लिया हमने, E by M की वैल्यू कैलकुलेट की थॉमसन ने। उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू क्या आती है, E by M इज इक्वल टू 1.7, ये पॉइंट है यहाँ पर 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। और जो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम हो जाएगा। ये तो एज इट इज है, ग्राम कन्वर्ट कर लिए, इसमें क्या किया, किलोग्राम है तो -3 कर देगा तो 10⁻8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर नॉर्मली, हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सल पार्टिकल है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल बिकॉज चार्ज टू मास रेशियो इज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज टू मास रेशियो इसकी वो सेम होती है
कि हमें कहीं से भी मिला हो इलेक्ट्रॉन, कैसे भी मिला हो, किसी भी सोर्स से मिला हो, बट उसकी जो चार्ज टू मास रेशियो सेम रहेगी, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। अब हमें चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी अटेम्प्ट किया गया है, तो चार्ज टू मास रेशियो हमने कैलकुलेट की थी। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आर एम मुलिकन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। माइनस क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पर हम प्रेजेंटली क्या वैल्यू लेकर के चलते हैं, -1.6022 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब हमारे पास चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो भी है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड बाय चार्ज इनटू एम ई, यहाँ से एम ई ऊपर जाएगा तो ई बाई ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9.1094 × 10⁻31 kg। हम अप्रोक्सीमेटली इसको जो है 9.1 × 10⁻31 kg लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास क्या आती है, ये तो हमने कैथोड रेज स्टडी की थी। इसी तरीके से एनोड रेज को भी हम स्टडी कर सकते हैं। एनोड रेज जैसे इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो कहाँ से आ रही है, एनोड से आ रही है। ठीक है, एनोड रेज जो है जो एनोड से आ रही है, इसके अंदर क्या होता है, जो एनोड रेज है इसको हम प्रोटॉन से रिलेट करते हैं। ठीक है, वोल्टसी ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसने क्या किया, सब कुछ वैसे ही रखा, बट क्या चेंज कर दिया, उसने चेंज किया कि जो कैथोड था उसकी स्पेस पर परफोरेटेड कैथोड ले लिया। ठीक है, उसने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है कि जिस कैथोड के अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स वाला कैथोड ले लिया और जो कैथोड के पीछे की स्क्रीन थी, उसके जो ट्यूब थी उसके ऊपर क्या कर दिया, फोस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। जब हमने क्या किया था, एनोड रे स्टडी की थी, तो हमने मटेरियल को कहाँ लगाया था, फोस्फोरेसेंट मटेरियल को लगाया था एनोड के बैक में, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं कैथोड के बैक में। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि क्या कैथोड के बैक में भी ये स्पॉट्स शो करेगा। ठीक है, ब्राइट स्पॉट्स शो करेगा, कोई ब्राइटनेस या कुछ भी शो करता है। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने वोल्टेज अप्लाई कर दी। ठीक है, उसने क्या किया, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके बाद यहाँ पर एनोड लगाया, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड यानी होल्स वाला कैथोड लगा दिया। उसके बाद क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की और यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, जब उसने ये किया, वोल्टेज अप्लाई की, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो जिंक सल्फाइड है वो ग्लो हो जाता है, यानी ग्लो शो करता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेज है वो एनोड से कैथोड की तरफ भी आ रही है। उनको क्या, उसने उन रेज को क्या नाम दिया, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज या कैनेल रेज। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि गोल्डस्टीन in 1886 परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, ही कोटेड द ट्यूब बिहाइंड कैथोड with phosphorescent material zinc sulfide. When the high voltage is applied, it appears that rays are coming out of anode. ठीक है, which made zinc sulfide coating to glue. These rays consisted of positively charged particles moving away from the anode and were named as positive rays or anode rays or canode rays. ठीक है, समझ आ रही है ये बात आपको कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एनोड लिया है, परफोरेटेड कैथोड लिया है। यहाँ पर क्या किया, कैथोड में पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिंक सल्फेट की कोटिंग की है। जब यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ हमें जो है मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसको रेज को क्या नाम दिया, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। बेसिकली ये रेज होती क्या है, ये रेज होती हैं कि जो हमने क्या किया था, जो हमने वो स्टडी की थी कैनाल रेज, वहां पर क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, हमने कहा था कि जो बीच के गैसेस पार्टिकल है वो उनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल बन जाता है। तो वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जो यहाँ पर क्या ब्राइट स्पॉट की तरफ हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पर रेज आ रही है वो बेसिकली एनोड से नहीं आती, वो बीच के पार्टिकल से आती है। ठीक है, इसलिए बट अपीयर्स तो वो हमें एनोड से आती हुई होती है और आती वो बीच के पार्टिकल से, इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है एनोड की,
एनोड रेज की, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेम एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो पार्टिकल एनोड रेज के वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, तुमको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या है वहां पर चार्ज है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन विच द डिस्चार्ज टू, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सी गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की हुई है, ठीक है। ई बाय एम रेशियो क्या है, द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। जो वैल्यू ई बाय एम रेशियो की वो डिपेंड करती है कि नेचर क्या गैस की जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की हुई है। क्योंकि जैसे कि हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन क्या सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी उसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा। चार्ज तो क्या है सबके पास, ठीक है। ई की वैल्यू तो सेम रहेगी, मास की वेरी करेगा। अगर मास जितना कम होगा ई बाय एम उतनी ज्यादा होगी, इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए जो ई बाय एम की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो सी गैस हम उसके अंदर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें, वहां पर जो पार्टिकल है वो मिलेगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग ई बाय एम की वैल्यू होगी, क्योंकि वहां पर एम जो गैस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बस डिफरेंस क्या होता है, चार्ज साइन का होता है। जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है वो -1.602 × 10⁻19 कूलम होता है, और जो हमारे पास यहाँ पर कैनाल रेज है इनके ऊपर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, ई बाय एम ई, ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, यानी मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो हमारे पास 1.67 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होती है हमारी जो एनोड रेज है वो कंप्लीट हो जाती हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। हमें पता है कि जो हम कैथोड रेज बोल रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो हम एनोड रेज बोल रहे हैं वो क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ सब्सटेंस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास which is 1/1837 of the mass of an atom of hydrogen। जो इसका मास है इलेक्ट्रॉन का 1/1837 पार्ट है हाइड्रोजन एटम के पास का। और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और मास इक्वल है हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। थैंक यू।